तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी ग्रुप डी का क्लास नंबर 7 में। तो हम लोग यहाँ तक 120 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आगे यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या बोल रहा 121 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य में एक जिले को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है आहार, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी राष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन 122 पर। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा शुंगु का उत्तराधिकारी हुआ? तो ऑप्शन ए सतवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी गुप्त। तो 122 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का कर्ण वंश, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी रहा शुंगु का। ठीक है, शुंग वंश का। ठीक, आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पर। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा? तो 123, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब नहीं होना चाहिए, किस काल में हुआ, या कब, चलिए वो भी बोल सकते हैं, या किस काल में हुआ? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्या, कि शुंग काल, सातवाहन काल, कण्व कण्व काल या कुषाण काल। ठीक है, तो 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कुषाण काल में हुआ है। चलिए 124 नंबर, कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी राजगिरी। तो 124 का क्या आंसर होगा? आप अपने सोच लीजिएगा दिमाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किसने कनिष्क के दरबार में शोभा नहीं बढ़ाई? ठीक है, तो अश्वघोष, माथेर, वसुमित्र, विखात दत्त, है ना, विशाख दत्त। तो 125 का अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त, है ना, ये उससे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं 126, सतवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी या किस में स्थित थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए कांची प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी धारानिकोटा, या बी एंड सी। तो 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। सतवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान में स्थित थी। ठीक है, तो यहाँ तक 126 तक हम लोग का हो गया। आगे बढ़ेंगे 127 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो ये है 127 में क्या पूछा कि कला शैली जो भारतीय और ग्रीक विशेषताओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कला शैली जो भारतीय और ग्रीक विशेषताओं को जोड़ती है उसे क्या करते हैं? तो शिखर, वेसर, गंधार या नागर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 127 का। तो 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधार शैली, है ना। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 128। तो 128 में क्या बोला जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। ये कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, तो आप सोच लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। ठीक, 129 129 में क्या है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है पेन चाओ, पान यांग, सी हुआंग ती, तो हो ती। ठीक है, तो 129 का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का पेन चाओ। पेन से याद रख सकते, ट्रिक बना करके पेन से हरा दिया था कनिष्क को। कौन? तो पेन चाओ। चलिए 130 पर आ जाते हैं। तो 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि शक युग की शुरुआत कब और किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। तो 130 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में कनिष्क ने
शक युग की शुरुआत की थी। तो कब? तो 78 ईस्वी में। किसने? तो कनिष्क ने। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे 131। कहा जाता है कि सेंट थॉमस डैश के शासन काल के दौरान भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने आए थे। कहा जाता है कि सेंट थॉमस किसके काल में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन है सेंगहुआन, या इसी को बोलते हैं चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश या पार्थियन वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी में, पार्थियन वंश के या पार्थियन शासन काल के समय में वो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने आया था सेंट थॉमस। इसे गांडो फर्निस भी ये कहा जाता है ना, तो ध्यान रखना है। ये भी कभी कभी पूछ लेगा कि इनका ये नाम क्या होता है ना, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 132। 132 में क्या बोला? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है, पहले नीचे देख लेते क्या पूछा। तो इसमें से कौन सा सही है? 1, 2, केवल 2, केवल 3, है ना, यह सभी विकल्प सही है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है 132 में। चलिए तो देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने की थी। तो ये वाला बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, है ना। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त था। उसका हत्या किसने कर दी थी? उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शंगु। ठीक है, तो 1 नंबर तो सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा की गई थी, जिसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि अंतिम शुंग राजा कौन था? देवभूति था। ठीक है। अगला, कर्ण वंश के अंतिम शासकों को आंध्रों के अपदस्थ किया था। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी सही है। 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट मतलब कथन इसका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। चलिए 133 मतलब 133 में हम लोग को मिलान करना है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर राजवंश दिया हुआ है, उसकी विशेषताओं से हमें मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर है हम लोग का कुषाण, ठीक है, कुषाण वंश, सातवाहन, शक और पार्थियन। यहाँ पर क्या दिया? वर्माश्रम धर्म की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक भाषा में पहला अभिलेख, सेंट थॉमस का दौरा। सेंट थॉमस का दौरा भी पढ़े थे हम लोग, किससे था? तो पार्थियन वाला से था, है ना, पार्थियन। तो ये 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं डी का 3 कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ठो ऑप्शन अपना कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वाला तो कट जाएगा, क्योंकि हम लोग का डी का क्या हो जाएगा? 3। डी का यहाँ पर क्या दिया? 4 दिया, डी का 2 दिया है। ये दोनों में से अब होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई एक मिल जाएगा तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो देखिए दिया हुआ कुषाण। तो कुषाण के समय में उसका विशेषता था ना कि वो लोग उसके समय में तांबे के सिक्के की सबसे बड़ी संख्या थी किसके? कुषाण के समय। तो इसका विशेषता तो 1 का 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए का 4 एक ही में है यहाँ पर। तो अपना करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों तो ऐसे छट गया था। यहाँ पर डी का 3 था, ए का ये 4 हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा? 1। तो बी का 1 कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर मिला ले तो उसको भी। तो देखिए 1 का हो गया 4, बी का हो गया 1, वर्माश्रम धर्म की पुनर्स्थापना, और यहाँ पर ये पार्थियन का हो गया था सेंट थॉमस का दौरा, और ये सब मतलब पश्चिमी सांस्कृतिक भाषा में पहला अभिलेख। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? नारद स्मृति नायिका विषयों से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ है। नाटकों की रचना के लिए अश्वघोष संस्कृत का उपयोग करने वाले पहले नाटककार
थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही तो 1 और ना ही 2। ठीक है, इसमें से दोनों बात यहाँ पर गलत है। पूछा कौन सा कथन सही है, तो यहाँ कोई सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 135। तो 135 का क्या है यहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बोला है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किसने किया था वो का उसका सही क्रम आपको सजाना है। तो देखिए यहाँ पर यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक वही दिया है इधर उधर करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ था, तो यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित का मिलान करें, लेखक है और उनकी भाषाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर लेखक और उनकी भाषाओं से मिलान करना है। तो चलिए पहला देखते हैं यहाँ पर हल। हल का इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हल का भाषा क्या था, तो पैसाची है ना। उसके बाद सॉरी, एक मिनट, नहीं इसका होगा, ये होगा, हल का क्या था, तो प्राकृतिक था। ठीक है, और तो हल का प्राकृतिक। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अश्वघोष, अश्वघोष का क्या हो जाएगा, तो अश्वघोष का हो जाएगा संस्कृत से, है ना। तो कोई एक भी पता रहेगा तो आप काफ़ी हद तक साट सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं 1 का 2 का 4 एक ही में यहाँ पर मिल रहा है ना। यहाँ पर 2 का 1 है, यहाँ पर 2 का 2 है, यहाँ पर 2 का 3 है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और सबको मिला ही लेते हैं एक बार। तो चलिए 3 क्या है, यहाँ पर सबसे पहले दिया था 3 का 2, तो 3 का 2 कहाँ पर है, तो ये गुंड है, या इसका क्या हो जाएगा, पैसाची। उसके बाद 1 का 3, तो 1 का 3 मतलब हल का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिलम सूरी। बिलम सूरी का क्या हो जाएगा, अर्ध मगधी। और 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का संस्कृत, अश्वघोष मतलब उनका भाषा क्या था, तो संस्कृत। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 37 नंबर कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को 2 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा, 2 कथन दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पर 3 कथन है। ठीक है, तो चलिए पहला कथन देखते हैं क्या बोल रहा है, कि संगो ने पहले भारतीय ढाला सिक्का जारी किया। ठीक है, संघों ने पहला भारतीय ढाला सिक्का जारी किया, ढाला हुआ सिक्का ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, कि सुंगो ने सत्तारूढ़ राजवंश बनाने के बाद भी सेनापति की उपाधि बरकरार रखी। ठीक, उसके बाद पतंजलि पुष्यमित्रा द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में मुख्य पुजारी थे। ये बिल्कुल सही है, पतंजलि पुष्यमित्रा द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में प्रमुख पुजारी थे। ठीक है, उसके अलावा हमारा 2 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 and 3 मतलब 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आ जाते हम लोग 138 में। तो 138 मतलब 138 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या बोला है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 138 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलिए पढ़ते हैं एक बार। तो क्या बोला है, पुलम मावी 2 या सतवाहन राजा ने नवनगर शहर की स्थापना की। गलत है। चलिए अगला क्या बोल रहा है, कि यज्ञ सतकर्णी या सतवाहन राजा को बाण द्वारा त्रिसमुद्राधिपति बताया गया। सही है। अमात्य और प्रतिहार का कार्यकाल सबसे पहले सतवाहनों के अभिलेखों में दिखाई देता है। तो ये भी सही है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 2 और 3 फिर इस बार भी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का है, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट वाले हैं तो थोड़े बड़े हैं, लेकिन आप देख कर जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। ठीक, आ जाते हैं 139 नंबर में। सतवाहन साम्राज्य के पतन के बाद कौन से राजवंश का उत्पन्न हुआ है ना। तो सतवाहन का पतन के बाद कौन सा राजवंश का
उत्पन्न हुआ, मतलब उभर कर आया। ठीक है, तो 139 इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभीर इस्वाकु। तो इसका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस्वाकु। ठीक, चलिए, छोटा छोटा राजवंश है जिसके बारे में कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, लेकिन वो सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। एक मिनट, यहाँ तो ये ऑप्शन नीचे में दिए है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ये दिया हुआ ना, इसको मिटा देते हैं। तो कौन कौन सा, तो देख लेते हैं यहाँ पर, अभीर, इस्वाकु, चुनटू और पल्लव, है ना। तो सतवाहन के पतन के बाद कौन से राजवंश का उत्पन्न हुआ, तो उसके बाद तो ये भी हुआ था पल्लव, तो ये भी हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का आते हैं, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये रहा, क्या बोला गया है इसमें से कि मौर्य काल के बाद सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें चुनना है 140 का। तो स्वतंत्र शूद्र किसानों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, सही बात। शूद्र एक उच्च सामाजिक पद प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। शूद्र और वैश्य श्रेणियों के बीच के अंतर कम होते जा रहे हैं, ये गलत है, भेदभाव चल रहा है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बोला था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं है। अब क्या बोला कि अंतर यहाँ पर कम होते जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर देख रहे हैं, कारीगरों और शिल्पकारों को मुख्य तौर पर शूद्र श्रेणी से लिया गया था, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।